हेलो। अस्सलाम स्टूडेंट आज हम बिजनेस स्टडीज़ जिसका कोड है 7115 का चैप्टर 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने सोल ट्रेडर्स और पार्टनरशिप के बारे में पढ़ चुके हैं। आप पहले लेक्चर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट स्टॉक कंपनीज यानी कंपनीज के बारे में। अब इसकी देखिए क्या बोला, कंपनीज हुज स्टॉक इज ओन्ड जॉइंटली बाय द शेयर होल्डर्स दे कैन सेल शेयर टू रेज कैपिटल। जॉइंट स्टॉक कंपनीज यानी वो कंपनीज है जहाँ पे आप शेयर होल्डर्स जॉइंटली होते हैं और सेल कर सकते हैं शेयर्स को आराम से। अच्छा, जॉइंट स्टॉक कंपनीज दो तरह की होती है यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है जी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्राइवेट सेल इट्स शेयर्स ओनली टू द पीपल नोन बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के शेयर जो है जनरल पब्लिक को नहीं सेल कर सकते हैं, वो सिर्फ उनको सेल करते हैं कि जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके जान पहचान वाले जो लोग होते हैं उनके। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन सी थी? शेयर्स टू एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इन द जनरल पब्लिक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में जो शेयर्स जो होते हैं सेलिंग है या परचेजिंग है वो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज होती है और पूरा उसका एक मैकेनिज्म है किस तरह से आपको शेयर खरीदना, किस तरह से शेयर सेल करना, उसके बारे में सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, एग्जांपल्स कौन सी कंपनीज हैं। सबसे बड़ा पहला एडवांटेज ये है कि रेस कैपिटल फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स। यानी आप प्राइवेट कंपनी में कैपिटल रेस किस तरह से करते हैं? थ्रू सेलिंग ऑफ शेयर्स। आप जो जान पहचान के लोग हैं जिनको आप जानते हैं उनको, पब्लिक को नहीं, आप शेयर सेल करते हैं। ठीक है। नंबर 2 है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। हर शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, उस हद तक होती है कि जिस हद तक उसके पास शेयर्स होता है उस कंपनी का। ये नहीं कि इसके पूरी की पूरी कंपनी की जिम्मेदारी उसी के ऊपर होगी, नहीं, जितने उसका शेयर होगा उस हिसाब से होगा। नंबर 3 सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे हमने पीछे हमने देखा था कि सोल ट्रेडर्स है, तो क्या वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता? जो मालिक होता है उसी के नाम पे कंपनी होती है और वही सब चीज़ें चला रहा होता है। यहाँ पे आप शेयर होल्डर्स तो होते हैं मगर एंटिटी सेपरेट होती है, यानी सारे लोग मिलकर उसको चला रहे होते हैं। कंटिन्यूटी, बिजनेस कंटिन्यूटी, एक शेयर होल्डर्स चला जाता है तो दूसरा शेयर होल्डर्स आ जाता है, दूसरा चला जाए तो तीसरा आ जाता है। सोल ट्रेडर की तरह नहीं कि अगर सोल ट्रेडर्स अगर चला जाए, खत्म कर दे बिजनेस तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, नहीं, ये बिजनेस एक कंटिन्यूटी है जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। यानी कंपनी खत्म नहीं होती, कंपनी चलती रहती है। डिसएडवांटेज क्या है कि कैन नॉट सेल शेयर टू द पब्लिक। अगर मिसाल के तौर पे आपको बहुत ज़्यादा फंड्स चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, तो वो आप पब्लिक से नहीं ले सकते। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो ये नहीं कि आपने शेयर मार्केट में ऑफर किए और फिर वहाँ से आप पैसे आपको किसी बिजनेस के लिए मिल जाते हैं। ये एक डिसएडवांटेज है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ है यहाँ, इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी जैसे सोल ट्रेडर्स हो गया या पार्टनरशिप हो गया, उसके अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम है, मगर यहाँ पे पार्टनरशिप कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में लीगल फॉर्मेलिटीज़ है। अकाउंट्स आर अवेलेबल फॉर पब्लिक टू सी। जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं इनको अपने तमाम अकाउंट्स ऑडिट करवा के जॉइंट स्टॉक कंपनीज में जो सिक्योरिटी एक्सचेंज है वहाँ पे जमा करवाना होता है ताकि वो उसको देख सके, और अगर उसको जनरल पब्लिक भी देखना चाहे तो वो इन अकाउंट्स को देख सकती है, जबकि सोल ट्रेडर्स में ऐसा नहीं है और पार्टनरशिप में ऐसा नहीं। नेक्स्ट है नॉट ईजी टू ट्रांसफर शेयर्स। इसके शेयर आसानी से ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड के शेयर्स आसानी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसलिए शेयर्स आसानी से ट्रांसफ़र नहीं होते। अच्छा, एग्जांपल तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी पब्लिक कंपनी जैसे ANI ग्रुप मैंने बता दिया, और भी बहुत सारे हैं, प्रीमियर एनर्जी है, सो मेनी कंपनीज हैं। अगर आप जाके देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज के लिस्ट पे तो वहाँ पे मिल जाएगा, तो बहुत सारी कंपनीज। नेक्स्ट है एक है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के हवाले से क्या क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स है, उसको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है एडवांटेजेस। लिमिटेड लाइबिलिटी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, यानी जितनी का आपने शेयर किया उतनी की लिमिटेड लाइबिलिटी है, उससे ज़्यादा आपकी लाइबिलिटी नहीं होती। इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, ये बिजनेस जो है पूरा इनकॉर्पोरेटेड होता है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी से रजिस्टर्ड होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कंपनीज में रजिस्टर्ड होता है, पूरी फॉर्मेलिटीज होती है, वो सारे फिल करके फिर जाके आप करते हैं। वेरी लार्ज कैपिटल सम्स, जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है इसमें बहुत सारे फंड्स जो है शेयर्स के थ्रू कलेक्ट करते हैं, इस वजह से यहाँ पे बहुत ही ह्यूज कैपिटल आपको मिल सकता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप है, या हम सोल ट्रेडर्स की बात करें। बाइंग, सेलिंग और ट्रांसफर ईजिली,
आप जब सेल करना चाहें अपने शेयर तब सेल कर सकते हैं, जब परचेज करना चाहें जब परचेज कर सकते हैं, और थ्रू स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वो आसानी से आप उसको जब आप चाहें से सेल परचेज कर सकते हैं। कंटिन्यूटी सेम, इसमें भी कंटिन्यूटी, ये नहीं कि आपका शेयर अगर आपने बेच दिया तो आप समझें कि बिजनेस खत्म हो जाएगा, या कोई और शेयर होल्डर शेयर बेच दिए तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। नहीं, बिजनेस चलता रहेगा, उसकी जगह कोई और शेयर होल्डर आएगा, ए की जगह बी आ जाएगा, बी की जगह सी, और इस तरह से बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है? लीगल फॉर्मेलिटीज। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, अखबार में ऐड देना और सारी चीज़ें हैं, बैंक अकाउंट्स खोलना और सो मेनी थिंग्स हैं, बहुत सारी एसोसिएशन एसोसिएशन होती है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मोर रेगुलेशंस एंड कंट्रोल्स, यहाँ पे क्योंकि ज़ाहिर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, पब्लिक का फंड इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे बहुत सारे रेगुलेशन और कंट्रोल्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से होता है, उस वो इसमें अप्लाई होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेगुलेशन और कंट्रोल का सामना करना पड़ता है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को। सेलिंग शेयर्स पब्लिक इज़ एक्सपेंसिव। पब्लिक को शेयर जो सेल करना एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो आप आसानी से बाकायदा अखबार में ऐड देना पड़ता है, उसका पूरा एक प्रोसेस होता है, उसकी फ़ी जाती है, पूरा एक ख़र्चा होता है, उसमें सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसकी वजह से इसमें शेयर खरीदना, शेयर की जो है सेलिंग जो है ज़रा एक्सपेंसिव होती है। डाइवर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। ओनरशिप किसी और के पास होता है, कंट्रोल और आपके पास शेयर होल्डर तो है, मगर ये नहीं कि आपके पास उस कंपनी का ओनरशिप भी हो, आप उस कंपनी को मैनेज भी नहीं कर रहे, बल्कि मैनेज कुछ और लोग कर लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और दूसरी कमिटीज़ होती हैं जो सारे के सारे बिजनेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और अच्छा, इसकी एग्जाम्पल बहुत सारी हैं, एटलस होंडा है, इंडस मोटर है, सितारा केमिकल्स है, और सोमने एंग्रो है, एंग्रो ग्रुप हो गया है, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसकी मिसाल है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, इनके शेयर आराम से स्टॉक एक्सचेंज में सेल एंड परचेज होते हैं। ये है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के हवाले से। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज की डेफिनेशन अगर हम देखें, एन ऑथराइजेशन ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट और कंपनी टू एन इंडिविजुअल or group enabling them to carry out specified commercial activities, for example acting as an agent for a company's product, a license to use proven system। मतलब इसमें क्या होता है कि आप एक जो बड़े ग्रुप है, बड़ी कंपनी है, बड़ा नाम है, उनका नाम इस्तेमाल करते हैं, उसकी फ्रेंचाइज ले लेते हैं, उनसे फी, उसकी फ्रेंचाइज की फ़ी होती है और उसके फॉर्मेलिटीज़ होती है, आप उसको पूरा करते हैं, तो उसके बेसिस पे उनके नाम को इस्तेमाल करते वो बिज़नेस रन कर रहे होते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा मैकडोनल्ड्स है, पिज़्ज़ा हट है और सबवे है, और बहुत सारी कंपनी है। तो ये कंपनी खुद काम नहीं कर रही थी, बल्कि यहाँ पे लोग उनका फ्रेंचाइज है, उनका नाम लेके इस्तेमाल कर को अपना बिजनेस कर रहे थे, तो ये फ्रेंचाइज बिजनेस कहलाता है। इसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। एडवांटेज है एक्सेस टू बेटर टैलेंट। ज़ाहिर एक फ्रेंचाइज एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एक बड़ा नाम है जो इस्टेब्लिश हो चुकी है, तो वो जब आप फ्रेंचाइज लेने जाते तो आपको तमाम चीज़ें आराम से मिल जाती है, वहाँ पे उनके पास अच्छा टैलेंट है, अच्छा सिस्टम होता है, वो आपको आराम से मिल सकता है, उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हैं। ईजी एक्सपेंशन टैलेंट, अगेन एक्सपेंशन करना, बिजनेस को एक्सपेंशन करना, बढ़ाना, वो आपको आसान होता है, क्योंकि आप अपने जो आपका प्रिंसिपल होता है आप उससे कांटेक्ट करते हैं, वो सारी आपको गाइडलाइन देता है, जिसके बेसिस पे आप आराम से बिजनेस एक्सपेंशन कर सकते हैं। एक आपने यूनिट कराची में लगाया, आप दूसरा फ्रेंचाइज जो है आप चाहते हैं कि मैं लाहौर में लगा दूँ, ये पेशावर में, जहाँ पे आप चाहें तो उसको ईजी एक्सपेंशन करते हैं। मिनिमाइज ग्रोथ रिस्क। अच्छा, इसमें ज़ाहिर बात एक इस्टेब्लिश बिजनेस होता है, इस्टेब्लिश नाम होता है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके अंडर द अम्ब्रेला उसके आप काम कर रहे होते हैं, तो आपका ग्रोथ रिस्क बहुत ही कम से कम होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि ये जो नाम मैं लेके जा रहा हूँ, मैकडोनल्ड है, पिज़्ज़ा हट है, इसको ऑलरेडी लोग जानते हैं, तो ये इस और ये खुद ब खुद बिजनेस बढ़ेगा, इसमें यानी बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा आपका ग्रोथ रिस्क। नेक्स्ट है अप्रूवन प्रोडक्ट और सर्विस। जाहिर बात है, जब जैसे मैंने भी बताया पिज़्ज़ा हट है, KFC हो गया, फिर मैकडोनल्ड है, जो भी है, तब ये पूरा एक नाम है, इनका एक प्रूवन प्रोडक्ट और सर्विसेज है। आप अगर कोई और जैसे सर्विसेज में हम जाते हैं, DHL हो गया या TCS हो गया, आप उसका कोई फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, या बहुत सारी और भी जो सर्विसेज अवेलेबल है, तो ये क्या है, वो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है लोगों के टेस्टेड होते हैं, आजमाए होते हैं, वेल नोन होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए एडवांटेज होता है। वर्क इन इस्टेब्लिश्ड मार्केट। अगेन आप
जहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे चीज़ें आपकी चल रही होती वो सारी की सारी एक इस्टेब्लिश्ड मार्केट होती। आपको ये नहीं करना होता कि नई सिरे से आप मार्केट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, लोग तलाश कर रहे हैं, मार्केट तलाश कर रहे थे, नहीं, बल्कि इसकी पहले से मार्केट अवेलेबल होती है, बस आपको जस्ट वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना होता है। फ्रेंचाइजर ट्रेनिंग, ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। ज़ाहिर एक फ्रेंचाइजर है, वो बहुत बड़ा उसका नाम होता है, उसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, तो उसके एक्सपीरियंस, उसके नाम, उसकी चीज़ों को लेके आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। वरना अगर आप खुद से करने जाएंगे तो वही ट्रेनिंग, वही चीज़ें आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगी और बहुत टाइम कंज्यूम होगी। नेक्स्ट है एन एस्टेब्लिश ट्रेडमार्क और बिजनेस सिस्टम। अगेन कि एक बिजनेस ट्रेडमार्क जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जो बिजनेस सिस्टम होता है वो एक इस्टेब्लिश किस्म का बिजनेस सिस्टम होता है। इस्टेब्लिश ट्रेडमार्क है, पिज़्ज़ा हट हो गया, KFC है, मैकडोनल्ड है, ये सब पूरा एक इस्टेब्लिश नाम, इस्टेब्लिश सिस्टम है, तो ये आपको एक चीज़ खुद ब खुद मिल जाती है। अच्छा, डिसएडवांटेज भी है, लेस कंट्रोल ओवर मैनेजर्स के ऊपर लेस कंट्रोल इस वजह से होता है कि ज़ाहिर फ्रेंचाइजर्स की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से चीज़ें आप चला रहे होते हैं। पूरा का पूरा फुल आपके पास कंट्रोल नहीं होता, तो कंट्रोल मगर उससे कम होता है जैसे कि आप अपने सोल ट्रेडर्स में होते हैं कि ज़ाहिर आप सब कुछ खुद ही चला रहे होते हैं, सब कुछ खुद कर रहे होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग सब आसान। इनोवेटिव चैलेंजेस होते हैं कि ज़ाहिर हर दफ़ा कोई ना कोई नई चीज़ आ रही होती है। फ्रेंचाइजर जो नई नई तजुर्बात कर रहा होता है, उसकी नई नई चीज़ें मार्केट में आ रही होती है, तो वो आपके लिए मुश्किल भी हो जाता है। ज़ाहिर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको फ़ौरन उसको एकोमोडेट करना या उसको लेके चलना, ये चीज़ आपके लिए मुश्किल हो जाती है। रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रिएटिविटी, अब आपने फ्रेंचाइज बिजनेस तो ले लिया, मगर उसके अंदर आप कोई अपनी चीज़ अपने तौर पर एडिशन नहीं कर सकता। आप चाहे मैं लोगो का कलर चेंज कर दूँ, कुछ और सिस्टम कर दूँ, या कुछ प्रोडक्ट का नाम चेंज कर दूँ, या कुछ इसी, तो वो आप नहीं कर सकते, ये आप रिस्ट्रिक्शन होती है। पोटेंशियल फॉर फेलियर भी हो सकता है। वो इस वजह से फेलियर हो सकता है कि आपने एक बहुत बड़ा नाम ले लिया, बहुत बड़ा सिस्टम ले लिया, मगर वो सिस्टम को लेकर चलना, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना, वो भी अगर आप नहीं कर पाए तो बिजनेस आपका फेल हो जाएगा। क्योंकि उनकी ज़ाहिर एक जो इस्टेब्लिश नाम होता है, मल्टीनेशनल नाम होता है, इंटरनेशनल नाम होता है, उसकी उनकी अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस फेल हो सकता है। रिस्क फॉर फ्रॉड, मिसअंडरस्टैंडिंग और लैक ऑफ फ्रेंचाइजर्स कमिटमेंट। रिस्क ऑफ फ्रॉड भी हो सकता है कि आपने फ्रेंचाइजर से काम किया, आपके अपने लोग हों या कोई और लोग हैं, वहाँ पे कोई आपके साथ मिसकमिटमेंट हो जाए, उन्होंने जो आपसे वादा किया वो वादा पूरा नहीं कर पा रहे, टाइम की डिलीवरी नहीं हो पा रही, आपने अपनी चीज़ें सेट कर ली, मगर वहाँ से किसी वजह से वो चीज़ आपको टाइमली नहीं मिल पा रही, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, और बहुत एग्जाम्पल्स जो है, मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज है, KFC है, पिज़्ज़ा हट, सबवे, डंकिन डोनट्स, बर्गर किंग, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो फ्रेंचाइजर्स हैं। जहाँ पे आप पाकिस्तान में या कहीं भी आप नाम देखेंगे ये समझ जाइए कि फ्रेंचाइजर्स। जॉइंट वेंचर, लास्ट है हमारा, अ कमर्शियल एंटरप्राइज अंडरटेकिंग जॉइंटली बाय 2 or more parties which otherwise retain their distinct आइडेंटिटीज। मतलब दो लोग मिलके, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज मिलके अपना एक जॉइंट वेंचर बनाते हैं कि ठीक है हम ये काम को शुरू करना चाहते हैं, तो वो जॉइंट वेंचर कहलाता है। इसके लिए प्रोज एंड कोन्स देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है, सफिशिएंट रिसोर्सेज। ज़ाहिर जॉइंट वेंचर है, 2 कंपनी 3 कंपनीज मिलके जब काम शुरू करती है तो क्या आपके पास रिसोर्स ठीक ठाक हो जाता है। आप अकेले नहीं होते बल्कि 3-4 लोग और होते हैं, उनके साथ मिलकर आप काम कर। जैसे मिसाल के तौर आपने चाहा कि मैं यहाँ पे कराची में कोई प्लांट लगाना चाहता हूँ, मोटर कार की प्लांट लगाना चाहता हूँ, मोटरसाइकिल का प्लांट लगाना चाहता हूँ, किसी चीज़ का प्लांट लगाना चाहता हूँ। आपने जब जॉइंट वेंचर शुरू किया तो क्या वो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज आ गए और उसको आप आराम से काम कर सकते हैं। एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस, अगेन 2-3 कंपनी 4 कंपनीज होती जो ऑलरेडी पहले से उस फील्ड में काम कर रही होती, कोई सप्लाई चेन में एक्सपीरियंस होगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपीरियंस होगा, किसी की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होगी, तो ये क्या आपको ये एबिलिटीज़ और एक्सपर्टीज जो है ना, एक्सपीरियंस खुद ब खुद पहले से मिल जाती है। डाइवर्सिफिकेशन होती है, हर कंपनी आती जो 2 या 3 कंपनी जो जॉइंट वेंचर मिलकर, डाइवर्सिफिकेशन होती है, कल्चर का डिफरेंस होता है, लोगों का सोच का डिफरेंस होता है, तो आपको एक डाइवर्सिफाइड माहौल मिलता है जो जिससे कि आप बहुत ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट फ्रॉम अदर पर्सन्स नॉलेज, ये भी वही चीज़ आ गई। एक आप दूसरी कंपनी से सीखते हैं कि उनके SOPs क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का सिस्टम क्या है, वो आप सीखते, उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते हैं। इनहेंस रिपुटेशन बढ़ता है। अगर एक कंपनी कोई छोटी है, जॉइंट वेंचर किसी बड़ी कंपनी के लिए या किसी छोटी नहीं बड़ी, तो अब उसमें क्या होता है कि आपके रिपुटेशन बढ़ जाती है। आप एक अच्छी बड़ी कंपनी के साथ, वेल ऑर्गेनाइज कंपनी के साथ आप जब जॉइंट वेंचर करते हैं तो
उसकी जो गुडविल होती है वो उस गुडविल को आप इस्तेमाल करते हैं, आपकी भी रेपुटेशन बढ़ जाती है। ओवरकम्स बैरियर्स टू एंट्री। अब जाहिर बात है कोई नई बिजनेस में आपको जाना बहुत मुश्किल होता है, मगर आप जब जॉइंट वेंचर के साथ काम करते हैं तो जो जो एंट्री बैरियर है वो आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि जो जिस कंपनी के साथ आप जॉइंट वेंचर कर रहे होंगे उसके पास पहले से नॉलेज होगी, एक्सपर्टीज होगी, स्किल होगी, वो आपको हेल्प करेगी नई मार्केट में इंटर होना। हेल्प्स इन इंटर इन न्यू मार्केट, ये वही चीज़ आ गई, आपको न्यू मार्केट में इंटर होना आसानी हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है। ज़ाहिर बात एक जॉइंट वेंचर में पूरा एग्रीमेंट करना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना कि वो कौन सी प्रोडक्ट दे रहे हैं, आया वो प्रोडक्ट आपके लिए, आपके मुल्क के लिए फिजिबल है ये नहीं, यहाँ के कंडीशन के हिसाब से कि काम करेगी नहीं करेगी, तो ये उसमें बहुत टाइम के बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है, डिस्कशन है, ये सब सारी चीज़ें कर रहे थे। शेयर्ड ऑनरशिप शेयर्ड होती, ज़ाहिर बात 2 से 3 कंपनीज होती तो वो सबकी अपनी अपनी ऑनरशिप होती। एक सिंगल बंदे की यानी जैसे सोल प्रोप्राइटर में एक ऑनरशिप होती, उस तरह की ऑनरशिप नहीं होती। जॉइंट वेंचर है तो सबका अपना अपना शेयर होता है, उसी हिसाब से ऑनरशिप पे शेयर। चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपकी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है। एक कंपनी जापान से आती है, एक कंपनी अमेरिका से आती है, उनके काम करने का स्टाइल कुछ और है, पाकिस्तान की कंपनी के काम करने का स्टाइल है, तो जिसकी वजह से एक चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। रिस्क भी है, हो सकता है आपने काम शुरू किया है, सब चीज़ चला, बीच में से अचानक जो आपकी जो बड़ी कंपनी वो विड्रॉ कर लेती है, रिस्क हो जाता है कि भाई ठीक है वो किसी भी वजह से कोई नेचुरल क्लाइमेट है या लीगल फॉर्मेलिटीज़ है या किसी वजह से गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से वो कंपनी अगर विड्रॉ कर ले तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। सिनर्जीज आर नॉट ऑटोमेटिक, चीज़ें जो ऑटोमेटिक नहीं होती हैं बल्कि उसके साथ वक्त के साथ साथ चीज़ें बढ़ती हैं आस्ते आस्ते। तो ये नहीं समझते कि अगर 2 कंपनी एकदम से मिल जाए तो फौरन सिनर्जी बन जाएगी, बल्कि नहीं, सिनर्जीज में थोड़ा सा टाइम लगता है। कैन बी एक्सपेंसिव भी हो सकता है, क्योंकि देखें पाकिस्तान के जो करेंसी रेट है, वहाँ के जो करेंसी रेट में बहुत फ़र्क होता है वहाँ की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो ज़्यादा होगी। पाकिस्तान में अगर थोड़े से पैसे होंगे मगर पाकिस्तान में उसको बहुत ज़्यादा काउंट करेगा, बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी, तो जिसकी वजह से उनके फ्रेंचाइजर जो जॉइंट वेंचर में फ़ीस होगी, ये जो चीज़ें देनी होगी आपको, उनको प्रॉफिट है या कमीशन है, वो आपको एक्सपेंसिव हो जाता है। रिक्वायर्ड्स गुड चेंज मैनेजमेंट स्किल, क्योंकि मर्जर जो है, ये जो जॉइंट वेंचर जो है हम करने जा रहे हैं, अब इसमें 2 मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज है, अलग कल्चर है, अलग सिस्टम है, तो वहाँ पे हमें चेंज मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना, उसको समझना और उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ये कुछ मिसाल है, वोडाफोन एंड टेलीफोनिका एग्रीड है, BMW एंड टोयोटा है। इसी तरह पाकिस्तान में भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो जॉइंट वेंचर पे काम कर रही होती हैं, जैसे अभी किया मोटर वाले आए हैं पाकिस्तान में, एटलस ग्रुप है या टोयोटा वाले हैं, ये क्या जॉइंट वेंचर्स करके अपने नई नई चीज़ें, नई नई प्रोडक्ट लेके आ रहे होते हैं। इसी तरह से बहुत सारी सर्विसेज में भी आप जॉइंट वेंचर कर रहे होते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री में जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं वो भी होते हैं, जैसे NBP फंड है, बैंकिंग जॉइंट वेंचर के एक किस्म है ये। इसी तरह से IGI इंश्योरेंस कंपनी, इनका भी एक जॉइंट वेंचर है बाहर के साथ। तो ये इस तरह की बहुत सारी जॉइंट वेंचर की कंपनी चलती होती है। ये एक लास्ट सेइंग है, टैलेंट विंस गेम्स बट टीम वर्क एंड इंटेलिजेंस विंस चैंपियनशिप। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा चैप्टर 3 यहीं ख़त्म होता है, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके साथ आएंगे। और मैं चाहूँगा कि आप जो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें, और आपके जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है आप उसको देखें। हमारे चैनल के साथ बहुत अच्छे लोग एसोसिएट हैं। हमारे सलीम साहब अकाउंट्स के काफ़ी अच्छे लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा रहे हैं, वो बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीचेस भी दे रहे हैं, आप उनको सुने और उसको शेयर करें। थैंक यू।